नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जो उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार सिर्फ 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। संजय राउत जब चर्चा में रहते हैं, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। चाहे महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव का बीजेपी ने नाता तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ आना हो, या फिर जून 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा तख्ता पलट, हर बार राउत की ओर से खूब बयानबाजी देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि आखिर संजय राउत ने ऐसा दावा किस आधार पर किया है। दरअसल राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंटी जारी हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई है और ये सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। यानी राउत और उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों के बेंच ने पिछले दिनों उद्धव के और शिंदे गुटों को राज्यपाल दफ्तर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। भले ही शिंदे गुट ने राउत को फर्जी ज्योतिष करार दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों का भी भविष्य तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र में जारी सियासत अनिश्चितता की भी खत्म कर दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में राजनीति हलचल तेज हो गई है। इसको लेते ही संजय राउत का फिर से एक बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। महाराष्ट्र में बताते चले कि उलटफेर देखने को मिल सकता है सियासी। चाहे महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव का बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ आना हो, या फिर जून 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा तख्ता पलट, हर बार राउत की ओर से खूब बयानबाजी देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कि आखिर संजय राउत ने ऐसा दावा किस आधार पर किया है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत एक बार फिर से चर्चा में है। वजह उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही गिर जाएगी। संजय राउत जब चर्चा में रहते हैं, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। चाहे महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव का बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ आना हो, या फिर जून 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा तख्ता पलट, हर बार राउत की ओर से खूब बयानबाजी देखने को मिलती है। और अब सवाल उठता है कि आखिर संजय राउत ने ऐसा दावा किस आधार पर किया है। इसी साल जनवरी में देश के शीर्ष पहलवानों ने जब कड़ाके की ठंड में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण और कोच के खिलाफ मोर्चा खोला तो हर कोई हैरान रह गया था। इसके बाद सरकार ने तुरंत पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी और जांच समिति का गठन कर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया। लेकिन यही पहलवान एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी जारी है। पहलवानों ने कहा कि उन्हें 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वह झूठा निकला। इस बीच सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ेगी। वहीं पिछली बार पहलवानों ने राजनीति लोगों के मंच देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी का समर्थन लेने के लिए तैयार है, भले ही ये राजनीतिक हो, यह इस बार सबका वेलकम है।
चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए, सबका स्वागत है। क्योंकि जब हम मेडल जीतते हैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, बल्कि तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, सबका स्वागत है। हम सभी का स्वागत करेंगे। और अगर इस बार हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी फिर किसी के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो कुश्ती संघ का आपको बताते चले कि जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि दरअसल उनका कहना है कि उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। सरकार ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वही पहलवान एक बार फिर से अपनी पुरानी मांगों को लेकर सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी जारी है। पहलवानों ने कहा कि उन्हें 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। और सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वो झूठा निकला है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट मांगी है। और इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ेगी। वहीं पिछली बार पहलवानों ने राजनीतिक लोगों को मंच देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा है कि हम सभी का समर्थन लेने के लिए तैयार है, भले ये राजनीतिक हो। इस बार सबका वेलकम है, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी आए, सबका स्वागत है। क्योंकि जब हम मेडल जीतते हैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, बल्कि तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। स्वतंत्र समिति गठित कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने की मांग वाली यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है। इसके अलावा पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन दाखिल की है, उस पर भी सुनवाई होनी है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में हत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में योगी सरकार में अभी तक कुल 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए जाएंगे, जिसे यूपी पुलिस ने खुद स्वीकार किया है। वहीं चर्चित पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट पे लेटर पिटीशन दाखिल की है। अमिताभ ठाकुर ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की है। ठाकुर ने लेटर पिटीशन में कहा कि भले ही अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हो, मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। आपको बताते चले कि माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और वहीं स्वतंत्र समिति गठित कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्ति जज से जांच कराने की मांग वाली याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है। इसके अलावा पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन दाखिल की है, उस पर भी सुनवाई होगी। वही अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में हत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। और याचिका में योगी सरकार में अभी तक कुल 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
तो वहीं साकेत कोट गोलीकांड की पीड़िता राधा ने रविवार को कहा कि उसने आरोपी कामेश्वर के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता द्वारा जारी एक वीडियो में उसने कहा है कि मुझ पर आईपीसी एक्ट की धारा 138 का केस चल रहा था। मेरे पास सबूत थे। कामेश्वर ने मुझे रोका और कचहरी में फायरिंग शुरू कर दी। वह पहले भी कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। मेरी शिकायत पर ना तो थानेदार और ना ही उपायुक्त ने कोई ध्यान दिया है। कचहरी में गोली लगने के बाद मुझे अस्पताल में लाया जाया गया और कुछ समय के बाद पुलिस मुझे साकेत ले गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या और कैसे हुआ। अब मुझे एम्स में भर्ती करा दिया गया है और मुझे एफआईआर की कोई कॉपी भी नहीं दी गई है। आपको बताते चले कि साकेत कोट गोलीकांड में नया खुलासा आया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने कहा है कि मेरे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता द्वारा जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मुझ पर आईपीसी एक्ट की धारा 138 का केस चल रहा था और मेरे पास सबूत भी थे, लेकिन कामेश्वर ने मुझे रोका और कचहरी में फायरिंग शुरू कर दी। वह पहले भी कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। मेरी शिकायत पर ना तो थानेदार और ना ही उपायुक्त ने कोई ध्यान दिया है। कचहरी में गोली लगने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया और कुछ समय के बाद पुलिस मुझे साकेत ले गई और पूछने लगी कि क्या और कैसे हुआ और अब मुझे एम्स में भर्ती करा दिया गया और मुझे एफआईआर की कोई कॉपी भी नहीं दी गई है। छह दिन बाद भी कोरोना के केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 7,148 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हुई है। वही एक्टिव केस का आंकड़ा 65,683 पर पहुंच गया है। इस दौरान 9,000 लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को 10,000 से कम 7,633 केस सामने आए थे। शनिवार को कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 9,833 लोग ठीक हुए थे और इसके अलावा शुक्रवार को 12,193 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर भी हुए थे और अप्रैल के 22 दिनों में 1.69 लाख नए केस मिले हैं और मार्च के 31 दिनों में सिर्फ 31,902 केस सामने आए हैं और इसके मुकाबले अप्रैल में 5.3 गुना ज्यादा केस मिले हैं। अभी अप्रैल के 8 दिन बाकी हैं और ऐसे में नए केस का आंकड़ा काफी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में 2 से 3 हजार डेली केसेस सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा रोजाना 1,000 बढ़ता गया और 12 अप्रैल को 10,158 केस मिले हैं और 13 अप्रैल को 11,109 केस मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो 14 अप्रैल को 10,753 केसेस मिले हैं। 15 अप्रैल को 10,093 केस मिले थे और 16 और 15 अप्रैल को केस 10,000 से कम हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि 16 अप्रैल को 9,111 और 17 अप्रैल को 7,633 केस सामने आए हैं। इसके बाद केस फिर बढ़ने लगे। 18 अप्रैल को 10,542 केस, 19 अप्रैल को 12,591 केस मिले हैं, 20 अप्रैल को 11,692 केस दर्ज किए गए और वहीं 21 अप्रैल को 12,193 केस मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।